हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था, मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था। आखिर क्या कारण था कि अकबर ने, मुगल वंश का जो महानतम शासक हुए अकबर, तो अकबर ने इक़्तिदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को अपनाने के बजाय उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, तो कहते हैं मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था अपनाने का कारण अकबर के यह था कि जमींदारी व्यवस्था और इक़्तिदारी व्यवस्था, इसमें बहुत सारे दोष आ गए थे। दोष का कारण समझ रहे हैं ना, क्योंकि इन लोग का जो जमींदारी व्यवस्था का नियम था, ऐसे वंशानुगत तो नहीं था, लेकिन वंशानुगत हो जाता था, जिसमें बहुत सारे दुर्गुण आ गए। यही कारण है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया और मुगल काल की यह प्रसिद्ध व्यवस्था हो गई और इसने मुगल काल को, मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित करने में, मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, यह मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, कहते हैं इतिहासकारों के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की बहुत सारी खूबियों का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहला तो है कि मनसबदारी व्यवस्था को मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया है। इस्पाती ढांचा कहा गया है। वही अंत में मुगल साम्राज्य के पतन में यह मनसबदारी व्यवस्था मुख्य कारण बन गई, क्योंकि इसमें भी धीरे धीरे अयोग्य शासकों के द्वारा बहुत सारे दुर्गुण ला दिए गए। और सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या। मनसबदारी व्यवस्था, और मनसबदारी जो शब्द है उसमें मनसब और दार, ठीक है। मनसब का अर्थ होता है पद, यहां पर लिख देते हैं। मनसब का अर्थ होता है पद, और यह अरबी भाषा है। मनसब क्या है? अरबी भाषा। इसका अर्थ होता है पद। दिए जाने वाले पद को मनसब कहा जाता है, यानी कि शासक जिसको यह पद देता है वह कहलाता है मनसब। लेकिन जो ग्रहण करता है, जो मनसब को ग्रहण करता है, वह कहलाता है मनसबदार। आ रही बात समझ में? सबसे पहले कि मनसब क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में पद, प्रतिष्ठा। ठीक है, दिए जाने वाले पद को मनसब कहते हैं, यानी कि कोई शासक किसी व्यक्ति को देता है पद तो उसको कहते हैं मनसब। लेकिन जो व्यक्ति उस पद को ग्रहण करता है उसको कहते हैं मनसबदार। ठीक है, आईने अकबरी में, आईने अकबरी समझ रहे हैं ना, अबुल फजल के द्वारा रचित अकबर की जीवनी। तो आईने अकबरी में 66 मनसबों की जानकारी का पता चलता है, किंतु व्यवहार में 33 प्रकार के ही मनसब की जानकारी दी जाती है। मुगल प्रशासन में का मनसबदारी व्यवस्था को कहा जाता है मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा। इस्पात जो होता है, किसी भी चीज का, या मकान हो या गाड़ी हो, उसका नींव को मजबूत करता है इस्पात। तो मुगल कालीन व्यवस्था का मनसबदारी व्यवस्था क्या था? तो इस्पात था, स्टील था, आयरन एंड स्टील। और जो ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपनाया था, यह मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित था।
सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो कहते हैं यह प्रथा सर्वप्रथम खलीफा अब्बास सईद ने सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था को शुरुआत किया, जिसको चंगेज खां और तैमूर ने अपने ढंग से अपनाया और इसमें दशमलव पद्धति का विकास कर दिया। ठीक है, तो अकबर का जो दादा थे, कौन? बाबर या अकबर भी यह चंगेज खां और तैमूर के ही वंशज थे। कहते हैं बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा यह तैमूर लंग के वंशज थे और बाबर की मां कुतुलुब निगार खां यह आपको चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। दो मंगोल मिल रहे हैं, दोनों अपने समय के बृहद साम्राज्य के संस्थापक तैमूर लंग और चंगेज खां, तो दोनों के ये वंशज हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि यह मनसबदारी व्यवस्था चंगेज खां और तैमूर द्वारा जो अपनाया जाएगा उसको फॉलो करने का काम करेंगे अकबर महान। अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष 1567 ईस्वी में, यानी कि इनका शासन राजगद्दी कब मिला? 1556 ईस्वी में। 56-11-67, तो अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में इसने पहली बार मनसब प्रदान किए। मनसब का अर्थ होता है, पहले बता दिए मनसब क्या है, एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। अकबर ने ये मनसब में द्वैध मनसब को अपनाया। ठीक है, तो यहां पर मनसबदार को हम लोग दो भागों में विभाजित कर देते हैं। मनसबदार का अर्थ निकाल देते हैं। मनसबदार, ठीक है, इससे जो चीज का पता चलता है, एक होता है जात और दूसरा होता है सवार। जात जो होता है, जिसको यह मनसब दिया जाता है, उस व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा और वेतन की स्थिति का पता चलता है कि उस व्यक्ति का कितना बड़ा पद है, उसकी कितनी प्रतिष्ठा है दरबार में, साम्राज्य में, और उसको कितना वेतन दिया जाएगा, यह पता चलता है जात से। ठीक है, और सवार, जात और सवार, तो जात का पता चल गया। अब आते हैं सवार। सवार का अर्थ होता है यहां घोड़े एवं घुड़सवारे की संख्या, यानी कि जो व्यक्ति को यह मनसब दिया जाएगा उसको कितनी संख्या में घोड़े एवं घुड़सवार रखना निश्चित किया जाता था। यह उसके वेतन के ऊपर निर्भर करता था। जितना वेतन दिया जाता था उसी के अनुसार उसको उतने घोड़े और घुड़सवार को रखना पड़ता था। यही मनसबदारी व्यवस्था की सबसे मुख्य बिंदु था। अब आते हैं सवार के आधार पर मनसबदारों को अकबर ने, किस आधार पर, यहां लिख देंगे हम लोग, सवार के आधार पर। अभी हम लोग सवार यहां समझे हैं। सवार के आधार पर अकबर ने 1595-96 में मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभाजित करने का काम किया था अकबर ने। एक था प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार होते थे, 5000 जात अगर उनका पद होता था तो उनको 5000 घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या निश्चित था, इतना रखना उनको अनिवार्य था। द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार होते थे, अगर 5000 का उनका जात है, पद है, प्रतिष्ठा है, वेतन है, लेकिन उनको मात्र 3000 ही घुड़सवार एवं घोड़ों की संख्या निश्चित किया गया था।
तृतीय श्रेणी 5000 जात हो, लेकिन इनके घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या कितनी थी? 2000 सवार। तो ये जो श्रेणी बांटा गया था, यह आपको उसको दिए जाने वाले जागीर, उससे होने वाले आमदनी के आधार पर बांटा गया था। क्योंकि मान लीजिए जितनी जागीर से जितनी उपज होती थी उसके अनुसार उसको आय होती थी, उसी आय के अनुपात में आपको सवारों की संख्या निश्चित किया जाता था। अब आते हैं मनसबदार। अकबर के समय में तो बहुत सारे मनसबदार थे, लेकिन मनसबदारों की भी श्रेणियां थी। मनसबदारों की भी श्रेणियां थी। ऐसे सभी को मनसबदार ही कहा जाता था। अकबर के समय में कहते हैं कुल मनसबदारों की संख्या थी 1803। अकबर के समय में मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 1803। सभी को मनसबदार ही कहा जाता था, लेकिन उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था उसके पद के आधार पर। तो यहां देखेंगे सबसे पहले ऐसे मनसबदार 10 से 500 से नीचे जो होते थे उसे मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 से कम जो जिनका पद होता था वो मनसबदार अमीर कहलाते थे। सॉरी। और जिनका पद 2500 से ऊपर होता था वो अमीर उम्दा कहलाते थे। सॉरी। देख रहे हैं मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। कहलाते तो कहने के लिए सबको तो मनसबदार ही कहा जाता था, लेकिन इसके ऊपर भी कैटेगरी निश्चित थी। 10 से 500 से जो नीचे होते थे वो मनसबदार कहलाते थे, और 500 से 2500 से जो नीचे होते थे वो अमीर कहलाते थे, और 2500 से जो ऊपर होते थे वो अमीर उम्दा कहलाते थे। मनसबदारों का जो पद था वो 10 से 10,000 तक होता था। 10 से 10,000 तक होता था, जो बाद में मुगल शासकों के दौरान इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12,000 कर दिया गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो 5,000 से मनसब से ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा का मनसब सिर्फ राजकुमारों को ही दिया जाता था। 5,000 से ज़्यादा का जो मनसब होता था सिर्फ राजकुमारों को ही दिया जाता था, लेकिन 5,000 से ऊपर का मनसब केवल राजकुमारों को। सिर्फ 2 गैर राजकुमार थे, एक मानसिन, दूसरा मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका जो अकबर मानसिन के बारे में तो जानते ही हैं, ये अकबर के रिश्तेदार थे, भगवान दास के पुत्र। तो राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका को 7,000 का मनसब दिया गया था। 7,000 का मनसब। अकबर के समय में कितने मनसबदार थे? तो मात्र 1803 मनसबदार। अब आते हैं मनसबदारों का जो वेतन था। मनसबदारों को वेतन नगद रूप में देना तय किया गया था। मनसबदारों को वेतन नगद रूप में देना तय किया गया था, लेकिन ये जो वेतन होता था उसके बदले में उसकी अदायगी जागीर के रूप में किया जाता था। अदायगी जागीर के रूप में। और सबसे पहली बात, अकबर इस व्यवस्था को लचीला बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए इस पद को आनुवंशिक नहीं बनाया था। तो मनसबदारों का जो पद था वो आनुवंशिक नहीं था। आनुवंशिक का मतलब समझ रहे हैं ना? पिता के बाद उसके पुत्र की उसका अधिकार होता था, लेकिन यहाँ पर अकबर ने उस नियम को लागू नहीं किया था। आनुवंशिक पद को यहाँ पर नहीं अपनाया गया था। यानी कि अगर कोई मनसबदार अयोग्य हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी मनसबदारी छीन ली जाती थी, या मनसबदारों का तबादला भी होता रहता था।
यह सब किए थे अकबर ने चेक एंड बैलेंस नीति के तहत, ताकि कोई भी मनसबदार शक्तिशाली न बन सके। अब आते हैं ये अकबर के बाद की फिर मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के बाद जो शासक होंगे जहांगीर होंगे। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा तथा सी अस्पा आदि नीतियों का प्रचलन करवाया। दू अस्पा का मतलब होता है दुगुने घोड़े तथा सी अस्पा का अर्थ होता है 3 गुने घोड़े प्रथा शुरू किया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जहांगीर के द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन करवाया गया था दू अस्पा और सी अस्पा, तो इसमें बिना जात पद बढ़ाए ही सवार अधिक रखना अनिवार्य था। यानी कि जितना वेतन आपको पहले से मिलता है उतना ही मिलेगा, लेकिन आपको घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या क्या करना था? यहाँ पर दुगुने करना था। दू अस्पा का मतलब और सी अस्पा का मतलब 3 गुने घोड़े। वेतन आपको पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे घुड़सवारों की संख्या दुगुने एवं तिगुने रखना था। ठीक है। और एक अस्पा सवार पद के अनुसार केवल 1 घोड़े। ठीक है। अब आते हैं हम लोग शाहजहां ने महाना जागीरों की व्यवस्था की। शाहजहां ने महाना जागीरों की व्यवस्था करी। यह महाना जागीर है क्या? तो आपको यहां जानना होगा कि धीरे धीरे करके मनसबदारों की संख्या बढ़ती जाएगी। अकबर ने मात्र 1803 ही मनसबदार बनाए थे, लेकिन इसकी संख्या आपको अब 10,000 प्लस पहुंच जाएगी। उस हिसाब से जागीरों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसके कारण क्या होगा? मनसबदारों के बीच में अच्छी जागीर लेने के लिए गुटबंदी का दौर चल पड़ेगा। और बहुत सारे मनसबदार तो ऐसे होंगे जिनकी जितनी आमदनी होनी चाहिए उसका आधा भी हिस्सा नहीं आमदनी होता था। कभी आधा हिस्सा आमदनी होता था, किसी को 75% आमदनी हिस्सा होता था, किसी को 60%, किसी को 70%, लेकिन उसको सेना रखना था कितना? 100%। तो जब इस बात को शाहजहां को आभास हुआ तो उसने महाना जागीरों की व्यवस्था करी। यानी कि जिसको जागीर से जितनी आमदनी होती है उसी के आधार पर उसको घोड़ा एवं घुड़सवार की संख्या रखना था। जागीर से आमदनी के आधार पर ही उसी अनुपात में सेना एवं घुड़सवार रखने होते थे। यानी मान लीजिए किसी जागीर मनसबदार के पास जागीर से 75% आमदनी होता है। ठीक है। तो उसको घुड़सवारों की संख्या में 25% की कटौती करना था। किसी को अगर 50% आमदनी हो रहा है तो उसको 50% की कटौती करना था। यानी कि आपको जितनी जागीर से आमदनी हो रही है उसी अनुपात में आपको जागीर के आमदनी के अनुपात में ही आपको घोड़ा एवं घुड़सवारों की संख्या रखना था, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हानि न हो। क्योंकि अगर सेना को वेतन नहीं मिलता तो सेना क्या हो जाएगा? विद्रोही हो जाएगा, जिससे साम्राज्य को काफी नुकसान होता था। तो और शाहजहां के समय में बहुत बोले ना, मनसबदारों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर शाहजहां को विवश होकर महाना जागीरों की व्यवस्था करने पड़ा। अब आते हैं नियुक्ति के आधार पर मनसबदार। शाहजहां के समय में नियुक्ति के आधार पर मनसबदार का विभाजन। अगर ऐसे मनसबदार जिसकी नियुक्ति जहां पर हो और उसके वेतन के लिए जागीर की व्यवस्था वहीं पर कर दी जाए तो उसे घुड़सवारों की संख्या 1/3 निश्चित किया गया था। यानी कि वैसे मनसबदार जिसको जागीर वहीं पर दिया गया है वेतन के रूप में जहां पर वह पदस्थापित है, तो उसको घुड़सवारों की संख्या कितना रखना था? 1/3। क्योंकि मनसबदारों की स्थिति अब बिगड़ रही है, उसकी आमदनी भी कम हो रही है,
मनसबदार की संख्या बढ़ रही है, इसलिए शाहजहां ने उसकी नियम अलग अब कर दी। अब है अगला नियुक्ति से बाहर। वैसे मनसबदार जिसकी नियुक्ति तो कहीं और होती है, लेकिन उसका जो वेतन के लिए जागीर मिलता है वो उसके मनसबदारी स्थान से अलग होता है, तो ऐसे मनसबदार को 1/4 घुड़सवार रखना था, यानी कि 25%। यहाँ 33% कुछ, यहाँ 25%। ऐसे मनसबदार जो भारत से बाहर सीमांत प्रदेशों में पदस्थापित है, उनको घुड़सवारों की संख्या 1/5 यानी कि 20% निश्चित था। आ रही बात समझ में? अब आते हैं अकबर के काल में। अकबर के काल में किसी भी मनसबदार का पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। लेकिन आगे चल करके मुगल शासकों ने मनसबदार का पद उसके जात पात से भी अधिक कर दिया, जात पद से भी अधिक कर दिया। अब आते हैं मनसबदार। अभी छोड़ देते औरंगजेब। मनसबदार को जो जागीर दिए जाते थे, उस जागीर के टैक्स से जो आमदनी होती थी वही उसके वेतन का जरिया होता था। उस जागीर की प्रशासनिक व्यवस्था उसके अंडर में नहीं थी। ये सब जमींदार और इक्तदारी व्यवस्था में थी, लेकिन मनसबदार को वह यहाँ छूट नहीं थी, यानी कि सिर्फ इसको उस जमीन से होने वाली कर अदायगी ही से मतलब था। वहाँ की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था से इसे कोई मतलब नहीं था। अब आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या काफी बढ़ गई, इतनी अधिक बढ़ गई कि उन्हें देने के लिए जागीर ही नहीं बची, देने के लिए जागीर ही नहीं बची। आप नोट करेंगे कि अकबर के समय में कितने मनसबदार थे? 1803। लेकिन औरंगजेब के समय में मनसबदार बढ़ के चल जाएंगे 14,449। लेकिन अकबर के साम्राज्य में कुल 15 प्रांत थे, तो ही औरंगजेब के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। 6 ही प्रांत बढ़े, लेकिन मनसबदार की संख्या कितनी बढ़ गई? लगभग 8 गुना बढ़ गई। उस हिसाब से साम्राज्य नहीं बढ़ा, जागीरें नहीं बढ़ी। तो इन सारे मनसबदारों के बीच में क्या होगा? अच्छे जागीर लेने के लिए आपस में गुटबंदी, लड़ाई, शासक के कान भरना, बादशाह के कान भरना, बादशाह के ज्यादा से ज्यादा चापलूसी करना, यह चलेगा, जो कि मुगल साम्राज्य को कमजोर करने का काम करेगा। तो देख रहे हैं अकबर के समय में मात्र 1803 मनसबदार थे, वहीं औरंगजेब के समय में कितने मनसबदार हो गए? 14,449। यही कारण है कि औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या तो बढ़ी, काफी बढ़ी, लगभग 8 गुना बढ़ी, लेकिन उन्हें देने के लिए जागीर ही नहीं बची। मनसबदारी व्यवस्था का सबसे सबल पक्ष यानी कि मजबूती पक्ष क्या था? प्रशासन को अत्यधिक मजबूत करना तथा केंद्रीयकरण करना। मनसबदारी व्यवस्था तो जो थी, वास्तव में जब तक मनसबदारों की संख्या लिमिट में थी, मुगल शासक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी अधिक मजबूत थी तथा उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी काफी केंद्रीयकृत थी। लेकिन जब ये मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो जाएगा, तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो राई के पहाड़ की तरह चरमरा जाएगा, ढह जाएगा, और वो जो केंद्रीकरण है यह विखंडीकरण की ओर चल पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं जब मनसबदारों की संख्या अत्यधिक
दीदी हो गई, तो शाही राजस्व यानी कि पूरे साम्राज्य की जितनी आमदनी होती थी उसका 3/4 भाग यानी कि लगभग 75% खर्च मनसबदारों पर होता था। यानी कि जो भी अच्छी जागीरें होती थी सारे के सारे मनसबदारों के हाथ में होती थी। तो पूरे साम्राज्य की आमदनी का 75% भाग मनसबदारों के पास चला जाता था और ये मनसबदार इन पैसों का अपने हक में उपयोग करेंगे, क्योंकि सम्राट जब शासक कमजोर होगा तो ये अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करेंगे। यही कारण है कि जब मात्र 25% में पूरे साम्राज्य को चलाना शासक के लिए क्या होगा, दुर्लभ हो जाएगा और आर्थिक समस्या, गुटबंदी आदि की समस्या उत्पन्न हो जाएगा, जो मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख देगा। कहते हैं जो मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा सिद्ध हुआ वही आगे चल करके अंत में मुगल साम्राज्य का ताबूत की कील साबित होगा, यानी कि यही अंत का कारण बन जाएगा। तो यह मनसबदारी व्यवस्था आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।